शुरू करते हैं विजयनगर एम्पायर। देखो विजयनगर एम्पायर की इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंस इस बात को लेके कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मैंने बताया दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। जब 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 भारत के इतिहास में उत्तर भारत के शासक ने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, हमेशा उसके समय में विद्रोह हुए। और इसके दो उदाहरण है। पहला उदाहरण तो अपना मोहम्मद बिन तुगलक है और दूसरा औरंगजेब। कहते हैं ना, जैसे नेपोलियन के लिए स्पेन का युद्ध नासूर साबित हुआ, वैसे ही औरंगजेब के लिए दक्षिण भारत नासूर साबित हुआ। दक्षिण भारत को समझदारी से किन किन शासकों ने चलाया? समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह जीत के और उनको मुक्त करके अनुग्रहित कर दिया। दक्षिण भारत के राज्य जीते थे, बावजूद उसके 12 छोटे छोटे राज्य जीत के क्यों मुक्त किया? उत्तर भारत के शासक के लिए ये संभव नहीं था। दूसरी समझदार बड़ी नीति किसकी आएगी? अलाउद्दीन खिलजी की आएगी। मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के होयसल, वारंगल के काकतीय और मदुरा के पांडे, चार को जीत के उनसे केवल कर वसूल करेगा। ठीक है। और आगे देखोगे अकबर के समय में भी बुद्धिमत्तापूर्ण नीति रही। उन्होंने सिर्फ खानदेश को जीता, असीरगढ़ को जीता, सुदूर दक्षिण में नहीं गया। तो इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे है कि जब देश में तुर्की साम्राज्य की 1206 ईस्वी में स्थापना हो गई थी, उस स्थापना के लगभग 120 साल बाद दक्षिण भारत में एक हिंदू राज्य स्थापित होता है, जिसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां जबरदस्त थी। ब्रिटिशर्स जब तक भारत में आए तब तक हम्पी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था कि यहाँ इतना समृद्ध नगर भी था। तो कुछ तो ब्रिटिशर्स ने, जैसे कोलिन मैकेंजी जैसे लोग, उन्होंने वहां एक्सकेवेशन किया। वहां एक्सकेवेशन किया तो उनको हम्पी जैसा भव्य राजधानी मिली। तो ये करके इंपॉर्टेंट हो गया। आरपीएससी ने आरएस प्री 21-23 में पूछा है, यूपीएससी ने भी इस बार प्रीलिम्स में पूछा है। तो पढ़ते हैं। इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लस इनके समय में यूरोपियन कंपनीज भारत आ गई थी, जैसे 1500 में पुर्तगाली आ गए थे। तो यूरोपियाई यात्री बहुत ज्यादा आएंगे, कुछ ईरानी यात्री आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। प्लस इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार कर लिया था। अत्यधिक विस्तार कर लिया। देखो इसने क्या किया कि दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। वो पहले तो वारंगल के काकतीय राजाओं की सेवा में थे, फिर वो चले गए कंपिली राज्य में। कंपिली को किसने जीत लिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोनों भाइयों को पकड़ के ले गया दिल्ली और इस्लाम में दीक्षित कर दिया। वो जब वापिस आए तो एक तो उनके गुरु थे विद्यारण्य, और एक वेदों पर जो टिप्पणी लिखने वाले, वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य, उनकी प्रेरणा से 1336 में उन्होंने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। इसी समय चार तो बड़े राज्य थे। पहले तो शुरुआत में चार बड़े राज्य कौन से थे? देखो विजयनगर पहले तो थे, जैसे होयसल हो गए, ये होयसल हो गए, और इनके साथ साथ जैसे मदुरा के पांडे हो गए, चेर चोल भी थे, चेर चोल मदुरा के पांडे और देवगिरी के यादव थे। बाद में इनका लगातार संघर्ष चलेगा। बाद में क्या होगा कि जैसे 1336 में तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, और मुस्लिम रियासत कौन सी थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय? 1347 में बेमनी बन जाएगी। बाद में उस बेमनी का 5 राज्यों में विभाजन हो जाएगा, बीजापुर, गोलाकुंडा, अहमदनगर, बरार और बिदर। इनमें शक्तिशाली होगा बीजापुर। तो इन विजयनगर वालों का लगातार संघर्ष चलेगा। किससे? बीजापुर से लगातार संघर्ष चलेगा। क्यों चलेगा? संघर्ष के दो कारण थे। एक तो ये इंपॉर्टेंट रायचूर का दोआब, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के किनारे बीच में है। ये रायचूर दोआब बहुत फर्टाइल था।
नदियों के दोआब उपजाऊ होते हैं ना, रायचूर दोआब। इसके लिए पहले चालुक्य पल्लवों में लड़ाई हुई, फिर विजयनगर बहमनी में लड़ाई होगी। जैसे इस बार आईएएस प्री 2023 में मेंस में एक सवाल आया था कि प्राचीन भारत के भूगोल ने भारत के इतिहास को कैसे प्रभावित किया, तो ये हिमालय का लिखना था, गंगेटिक प्लेन गंगा वाले दोआब का लिखना था, और रायचूर दोआब जब तक नहीं लिखते तब तक वो आंसर कंप्लीट नहीं होता। रायचूर दोआब के लिए पहले चालुक्य पल्लव लड़े, फिर विजयनगर बहमनी मिले। दूसरा कारण था यहाँ जो गोवा का बंदरगाह है, अब गोवा का बंदरगाह के पर अधिकार करने के लिए दोनों लड़ रहे थे, क्योंकि अरब से उन्नत किस्म के घोड़े आते थे, और वो घोड़े कहाँ काम आते थे, युद्ध में काम आते थे। तो इन दो वजहों से लगातार इसका बीजापुर के साथ संघर्ष चलेगा। लास्ट में क्या होगा, 4 वंश आएंगे विजयनगर पर, पहला संगम, फिर सुलू, फिर तुलु और फिर अरिविडु। और अरिविडु वंश के समय क्या होगा कि ये सारी रियासतें दक्षिण भारत वाली इकट्ठी होकर 1565 में विजयनगर को तालीकोटा या रक्षस तंगड़ी या बनीहट्टी के युद्ध में हरा देगी, और यहां से विजयनगर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से 4 वंश थे जिन्होंने विजयनगर पर शासन किया? संगम, संगम के बाद में सुलू, फिर तुलु जिसका कृष्णदेवराय राजा था, और फिर अरिविडु, अरविडु या अरविडु। देखो संगम रहेगा 1336 से 1485, ये सुलू रहेगा 1485 से 1505, तुलु वंश, तालीकोटा का युद्ध तुलु वंश के टाइम हुआ था, ये रहेगा 1505 से 70, और ये रहेगा 1570 से लगभग 1650 तक, है ना। ये मैप जरूर ध्यान में रखना, और इन दोनों के बीच का संघर्ष है जो बीजापुर और विजयनगर के बीच का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। आज बढ़े आगे, संगम, सुलू, तुलु और अरिविडु, ये सेम वो। इनकी राजधानी जैसे थी हम्पी, ये हम्पी है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पुरानी राजधानी है विजयनगर की हम्पी, और ये मंदिरों के लिए फेमस है। हजार रामा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, अपन 2 पीरियड में करेंगे ये क्लास, वो सारे के सारे बताऊंगा। ठीक है, हलेबिडु भी इन्हीं की राजधानी थी, यहाँ कांची के पल्लव थे। ठीक है, यहाँ मदुरा के पांडे थे, सारा पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम्पी इनकी प्राचीन राजधानी थी। ये अहमदनगर हो गया, ये बिदर हो गया, ये बीजापुर हो गया, ये गोलाकुंडा हो गया, ये देवगिरी हो गया, ये वारंगल हो गया। ठीक है, बढ़वा के देखो वंश का संस्थापक कौन होगा? वंश का संस्थापक कौन सा वंश? संगम का। लिखो संगम वंश, संगम वंश, संगम वंश 1336 से लेकर 1485 तक। देखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपिली राज्य पर आक्रमण कर, मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपिली राज्य पर आक्रमण कर 2 भाइयों हरिहर और बुक्का को कैद कर लिया, हरिहर और बुक्का को कैद कर लिया, और उन्हें दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया। तो उन्होंने इस्लाम का त्याग कर हिंदू धर्म को अपना लिया, और अपने गुरु माधव विद्यारण्य और वेदों के भाष्यकार
सायण की प्रेरणा से अपने गुरु विद्यारण्य और उनके भाई वेदों के भाष्यकार सायण की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये हो गया, चारों वंश हो गए, संगम में पढ़ो, है ना। अब देखो इस वंश का संगम नाम क्यों पड़ा? हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम संगम था, है ना। अब पहला शासक बनेगा हरिहर, 1336 से लेकर 1356 तक लिखो। हरिहर प्रथम 1336 से 56। एक तो ये क्या काम करेगा, हम्पी को अपनी राजधानी बनाएगा। हरिहर प्रथम है ना, हम्पी को राजधानी बनाएगा। और दूसरा काम क्या करेगा, होयसल साम्राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेगा। होयसल कहां थे? आज का जो कर्नाटक है। और ये सवाल भी है ना, आईएएस प्री में आया था, जैसे इनकी टाइमलाइन पूछी थी, जैसे देवगिरी के यादव, द्वार समुद्र के पांडे, इस बार 23 वाले। ठीक है, दूसरा काम क्या करेगा, मदुरा के पांड्यों को हरा देगा। मदुरा या मदुरई के पांड्यों को हरा देगा। अब शासक बनेगा बुक्का प्रथम। देखो बुक्का प्रथम 1356 से 1377, 1356 से 77। इसी समय उपजाऊ रायचूर के दोआब जो कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य था, को लेकर बेमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष की शुरुआत होगी। ठीक है, इनके 11 साल बाद ही दक्षिण भारत में बेमनी साम्राज्य भी स्थापित हो गया था, इनसे ऊपर था। तो रायचूर दोआब के लिए जो इनकी सीमा पे था उसके लिए लड़ रहे थे, और गोवा पर अधिकार के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, अब लिखो, ये हो गया रायचूर दोआब, लोहे हीरे भंडार। एक इसने उपाधि धारण करी, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। ठीक है ना, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, देखो, और इन्होंने ग्रंथ की भी रचना करी, वैदिक मार्ग या वैदिक मग प्रवर्तका। मार्ग का ये वैदिक मार्ग प्रवर्तका, वैदिक मार्ग या मग प्रवर्तक। हालांकि बुक्का शिवजी के ही एक रूप विरूपाक्ष का अनुयायी था, और इसने वैदिक मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करी। देखो अब आएगा इसके बाद में हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय का टाइम होगा 1377 से लेके 1404। एक तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए कि हरविलास ग्रंथ लिखने वाले लेखक श्रीनाथ इसके दरबार में थे, है ना। ये हरविलास श्रीनाथ का इंपॉर्टेंट। और दूसरे थे माधवाचार्य,
और तीसरे सायण, मैंने बताया था ना, वेद या उपनिषदों के भाष्यकार या टीकाकार सायण थे। अब देखो इनका है ना, जैसे बुक्का प्रथम और हरिहर सेकंड का लगातार बेमनी सुल्तान से, जैसे बुक्का प्रथम को अपना ये हरा देगा, जो मोहम्मद शाह जो होगा शासक, एक एक लड़ाई अपन याद रख नहीं सकते, और इन दोनों को हराएगा बेमनी का सुल्तान फिरोज शाह। ठीक है, तो लिखो देवराय प्रथम 1406 से 1422। देवराय प्रथम 1406 से 22। एक तो है ना, इन्होंने दूसरा देखो क्या काम किया, जो विजयनगर के शासक थे ना, इन्होंने सिंचाई के लिए खूब सारे बांध बनाए। ये इस बार आईएएस प्री में आया था कि जो नागलापुरम तालाब था वो किसने बनाया, तो इन्होंने खूब सारे जैसे तालाब बनवाए, जो तुंगभद्रा का पानी रोक रोक के। तो जो देवराय प्रथम था, इसने बांध बनाया था तुंगभद्रा नदी पर, और इसका क्या नाम था, हरिद्रा। हरिद्रा बांध था, है ना, हरिद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनवाया, हरिद्रा बांध बनवाया। और नहरों का विकास किया था, नहरों, नेहरू नहीं है, नहरों का विकास किया। नहरों का विकास किया था सिंचाई के लिए। ठीक है, और इसके समय में इटली का यात्री आया था निकोली कोंटी। कौन आया था इटली का यात्री, निकोली कोंटी आया था, और वो निकोली कोंटी विजयनगर की बहुत प्रशंसा करता है ना, ये याद रखना। इटोली निकोली कोंटी इटालवी है ना, इटालवी यात्री कौन आया था, निकोली कोंटी, निकोली कोंटी। और ये निकोली कोंटी क्या कहता है कि जो विजयनगर की राजधानी है हम्पी, वो रोम से भी ज्यादा भव्य। ठीक है ना, देखो फिर आएगा देवराय द्वितीय 1425 से 1446। अब देवराय द्वितीय की उपाधि थी गजबेटकार। गजबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी। और दूसरा, इसके समय में ईरानी यात्री आया था, कौन आया था, अब्दुल रज्जाक। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक ईरानी विदेश यात्री था, क्योंकि इन्होंने जो वर्णन किया है ना, वो निष्पक्ष वर्णन है, वो कोई इनके दरबारी नहीं थे। तो देवराय द्वितीय के टाइम में कौन आया, अब्दुल रज्जाक, है ना। और इसने खुद ने नाटक लिखा था, महानाटक सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि। खुद ने नाटक कौन सा लिखा, महानाटक, खुद ने नाटक लिखा महानाटक सुधानिधि। और एक काम क्या किया, बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। क्या है बादरायण का ब्रह्मसूत्र, कौन है बादरायण। तो भारतीय दार्शनिक ग्रंथों में है ना, सबसे ज्ञान की चरम परिणति, आत्म और ब्रह्म के ज्ञान की चरम परिणति कहाँ होती है, उपनिषदों में। बादरायण ने उपनिषद पर जिस दिन ब्रह्मसूत्र लिखा, उसके बाद और कौन कौन हुए उपनिषदों के, जब भक्ति आंदोलन शुरू होगा तो शंकराचार्य उसकी व्याख्या करेंगे। किस आधार पर करेंगे, अद्वैतवाद के आधार पर। रामानुज विशिष्ट अद्वैत के आधार पर। मध्वाचार्य करेंगे। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत के आधार पर करेंगे। निम्बार्क देतादेत के आधार पर करेंगे। तो ये बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी थी। बेसिकली बादरायण का ब्रह्मसूत्र क्या है, उपनिषदों पर टीका है ना, और इसको बहुत अच्छी रचना माना जाता है इसलिए। अब देखो इसमें क्या होगा, सुलू वंश में अलग से देखना है ना। सुलू वंश में क्या हुआ, सुलू वंश, इस वंश का संस्थापक कौन सा था,
1485 में वंश की स्थापना कौन करेगा? नरसिंह सुलू। देखते जाना, नरसिंह सुलू। ये नरसिंह सुलू क्या होगा? संगम वंश का अंतिम शासक होगा, उसको हरा के ही करेगा। ठीक है, देखते जाना। इस नरसिंह सुलू के बेटे का नाम होगा इमादी नरसिंह। ये इमादी नरसिंह जब अल्पवयस्क होगा, उम्र में छोटा होगा, तो इसका संरक्षक कौन बनेगा? इसका संरक्षक बनेगा नरसा नायक। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नरसा नायक इसका संरक्षक बन गया। ये इस वंश ने सिर्फ 20 ही वर्ष शासन किया है, 1485 टू 1505। 1485 से लेकर 1505। 1485 से लेकर 1505। 20 साल में देखो क्या होता है। ये कंफ्यूजिंग सा है, सारों के नाम नरसिंह ही नरसिंह है। नरसिंह सुलू ने संगम वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी और खुद बन गया राजा। इसके बाद इसका बेटा छोटा था इमाडी नरसिंह, और उसका संरक्षक इन्होंने किसको बनाया? नरसा नायक को बनाया। और नरसा नायक के बेटे का क्या नाम था? नरसिंह तुलू। बोलो, इनको और कोई नाम मिले ही नहीं। ये कंफ्यूजन या तो मराठों के इतिहास में या इनके इतिहास में। अब ये नरसिंह तुलू क्या करेगा? इस इमाडी नरसिंह को पहले तो कैद करेगा और बाद में इसको मार देगा। तो हत्या कर किसकी स्थापना, कौन से वंश की स्थापना करेगा? तुलु वंश की स्थापना करेगा। लिखो, और ये नरसिंह तुलु कौन से वंश की स्थापना कर देगा? तुलु वंश की। और ये कृष्ण देव राय का चचेरा भाई होगा। इसको वीर नरसिंह भी कह देते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? वीर नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक हो जाएगा। घूम गए ना दिमाग के तार? घुमाने नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, संस्थापक याद रखना। कृष्ण देव राय का चचेरा भाई था। ये इसको फिर जनता पसंद नहीं करेगी, तो फिर कृष्ण देव राय आएगा। ये सिर्फ 4 साल शासन करेगा, 1505 से लेकर 1509 तक। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा? अब ये होगा सुलू वंश। नरसिंह सुलू ने करी थी, केवल 20 वर्ष तक शासन कर पाए। अब आएगा, देखो, इस वंश की स्थापना तुलु वंश की वीर नरसिंह ने कर दी। लिखो, लिखो, तुलु वंश में लिखना वीर नरसिंह। संस्थापक तो वीर नरसिंह हो गया ना, या नरसिंह तुलु। वीर नरसिंह रहा शासक 1505 से लेकर 1509 तक। देखो, अब क्या होगा? इसको जनता पसंद नहीं करेगी, तो इसकी जगह इसका चचेरा भाई कृष्ण देव राय शासक बनेगा। लिखो, 1509 में 1509 में कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय विजयनगर का शासक बनेगा। और यहीं से विजयनगर साम्राज्य का महानता का युग प्रारंभ होता है।
महानता का युग कैसे प्रारंभ होता है? क्योंकि कृष्ण देव राय के समय एक तो सैनिक दृष्टि से विजयनगर बहुत शक्तिशाली था, एक कला साहित्य की बहुत उन्नति हुई। एक तो इसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। कौन कौन? एक तो अल्लाह सानी पेडाना था, तेलुगु का महान कवि। दुर्जटी था, रामालिंगा राजू था, और खूब सारे जैसे अष्ट दिग्गज थे। स्वयं ने तेलुगु के और राजनीति का जैसे ग्रंथ लिखा, जिसको क्या कहते हैं? अमुक्त माल्यद कहते हैं। लिखना शुरू करो। देखो, एक तो तेलुगु में कौन सा ग्रंथ लिखा? अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद। और इस ग्रंथ में क्या है? कृष्ण देव राय की प्रशासनिक नीतियों और उसके राजनीतिक विचारों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें ये है प्रशासनिक और राजनीतिक विचारों का वर्णन है। ये राजनीति का ग्रंथ है बेसिकली, मुक्त माल्यद है ना, राजनीतिक सिद्धांत का ग्रंथ। दूसरा, इसके दरबार में कौन रहते थे? अष्ट दिग्गज रहते थे। तेलुगु भाषा के तेलुगु के 8 महान कवि कौन कौन थे? अल्लाह सानी पेडाना, दुर्जटी, रामलिंगा राजू, ये आदि है ना। ये 8 अष्ट दिग्गज कवि थे। दो, एक तो इसने है ना, जैसे बीजापुर के एक सुल्तान को गद्दी पर बिठाया था, उनका उत्तराधिकार के लिए भाइयों से संघर्ष चल रहा था। ये करके इसने कौन सी उपाधि धारण करी? यवनराज स्थापनाचारी। लिखो, यवनराज स्थापनाचारी एक उपाधि धारण की। दो मंदिर बनाए, हम्पी में ही है दोनों मंदिर। एक तो है हजारा मंदिर, या हजार रामास्वामी टेम्पल कहते हैं इसको, हजार रामास्वामी मंदिर। और दूसरा विठल स्वामी मंदिर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। विठल विठल स्वामी, ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था, वो भगवान श्री राम को समर्पित है। और आगे आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा, जो दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण की शैली थी, कौन सी थी? द्रविड़ शैली थी। जिस द्रविड़ शैली का विकास पल्लवों के शासनकाल में हुआ, जैसे आरएस मेंस में आया था ना, अर्जुन की तपस्या, महाबलीपुरम में वो स्मारक था उस बार G20 का, वहां सम्मेलन हुआ था। तो पल्लवों ने रथ मंदिर बनवाए बहुत सुंदर। पल्लवों के बाद उसका विकास हुआ चोलों के समय में, और वो द्रविड़ वास्तुशैली पूर्णता किसके समय में लेती है? वो इनके समय में पूर्णता पर पहुंच जाएगी मंदिर निर्माण की। तो विठल स्वामी मंदिर और हजार रामा स्वामी मंदिर कृष्ण देव राय ने बनवाए। देखो, एक देखो, वैष्णव धर्म का अनुयायी था हालांकि, लेकिन फिर भी इसके समय में इसने प्रशासन में सभी लोगों को, मुसलमानों को, अरबों को, सभी की इसने भागीदारी सुनिश्चित करी। ठीक है। दूसरा क्या था? मैंने बताया था, बाबर तुजुक ए बाबरी में भारत के 7 शासकों को मान बताता है ना, उनमें से मानतम किसको कहेगा? कृष्ण देव राय को। तो लिखो, देखो, बाबर अपने ग्रंथ तुजु की बाबरी में कृष्ण देव राय को भारत का महानतम शासक बताता है।
एक इसके समय में पुर्तगाली यात्री आया था कृष्णदेवराय के समय में, उसका क्या नाम था? डोमिगो पायस, है ना। पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस ने कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा की। डोमिगो पायस ने, है ना। एक तेलुगु कहाँ की भाषा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की कन्नड़, है ना। आंध्र प्रदेश की है। तो इनके दरबार में तेलुगु के 8 कवि रहते थे। तो स्वयं को कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहते हैं ना। कृष्णदेवराय की एक उपाधि आंध्र भोज है। आंध्र देखो अब क्या होगा, कृष्णदेवराय के बाद में शासक बनेंगे अच्युत देवराय और सदाशिव राय। लिखो, कृष्णदेवराय के बाद में अच्युत देवराय और सदाशिव राय शासक बनेंगे। अच्युत देवराय व सदाशिव राय। इस सदाशिव राय के समय में क्या होगा, शासन की वास्तविक सत्ता होगी राम राय के हाथ में। राम राय के हाथ में। इसी समय क्या होगा, देखो इस समय क्या होगा, दक्षिण भारत की रियासतें एक साथ हो जाएगी, है ना। एक युद्ध होगा 1565 में, तालीकोटा, राक्षस तंगड़ी, इसी को कहते हैं राक्षस या राक्षस तंगड़ी, या बनीहट्टी का युद्ध। बनीहट्टी का युद्ध। राजा कौन होगा इस समय? सदाशिव राय होगा, है ना। और दक्षिण की जो 4 रियासतें हैं, अहमदनगर प्लस इसके साथ बीजापुर प्लस गोलाकुंडा और बिदर मिलकर क्या करेंगे, विजयनगर पर आक्रमण करेंगे। और आक्रमण कर विजयनगर को हरा देंगे, प्लस हम्पी को आग लगा देंगे, ये है ना, हम्पी को जला देंगे। तो इस युद्ध के बाद यहां विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। विजयनगर पर आक्रमण करेंगे, सदाशिव राय को हरा देंगे और विजयनगर की राजधानी हम्पी में आग लगा देंगे। तो तालीकोटा के युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब देखो, अब लिखो, संगम सुलू तुलू के बाद अरिविडु वंश 1570 से लेके 5 साल सदाशिव राय जैसे तैसे करके निकालेगा। अब आ जाएगा अरिविडु वंश। और अरिविडु वंश का संस्थापक कौन होगा? तिरुमाल ठीक है, संस्थापक होगा तिरुमाल। और अन्य महत्वपूर्ण शासक कौन होंगे? रंग और वेंकट। लेकिन रंग और वेंकट की बात नहीं बनेगी, करते करते 1650 में विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाएगा और ये राजधानी बनाएंगे चंद्रगिरी को। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां कौन कौन सी थी? विजयनगर की राजधानियां देखो, पहले तो थी अनुगोंडी, वेनुगोंडी, और फिर बनाएंगे चंद्रगिरी, ये अरविडु वंश। और पुरानी राजधानी कौन सी थी? हम्पी
या आज भी हम्पी है कर्नाटक का, हलेबीडु कहते हैं इसको, हलेबीडु कर्नाटक में है ना, हम्पी, हलेबीडु, अनेगोंडी, वेनेगोंडी और चंद्रगिरी है ना, ये राजधानियां थी। विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे कल।